हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स पे शुभम सर। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स में 10th लेक्चर लेके आ गए हैं और तुमने वीडियो का टाइटल देखा होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। मैंने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर दिए हैं पिछले 9 लेक्चर्स में, तो उनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक है ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में कभी कभी 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए, सीबीएसई बोलूँ तो कभी कभी 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, या फिर स्टेट बोर्ड का बात करें तो 4 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। मतलब हाई चांसेस होते हैं कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट साइक्लोट्रॉन इज एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट इज यूज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में समझते हैं। साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ध्यान से समझो एक एक वर्ड को। ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं जिसमें से साइक्लोट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। सो वर्क्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये बात याद रखना। तो हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब हम सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग अ साइक्लोट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किस बेसिस पे काम करता है? तो ये काम करता है लॉरेंट्ज फोर्स के बेसिस पे। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी रीजन में इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन, the net force on a charged particle is given by q times E plus q times V क्रॉस B। ये इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, और ये फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको समझ लेते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जिसमें से ये जो पहला टर्म है, ये अगर तुमको याद हो तो ये है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है ये है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स लगाती है, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या हो जाता है? नेट फोर्स। ठीक है, इसी बेसिस पे या इसी कॉन्सेप्ट पे हमको साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा साइक्लोट्रॉन कौन से कॉन्सेप्ट पे होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखो मेरा ब्लू मार्कर ख़राब हो गया है। फाइन, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट का हेडिंग डाल देता हूँ। दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट ऑन विच द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड। इसको रफ कर दूंगा, तो चाहिए तो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो अगर नहीं है तुम्हारे पास ये चीज़। बट मैंने पहले ये बता चुका है मैंने पहले ये बता दिया है तुमको। सो नो बिग डील, तुमको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे हम साइक्लोट्रॉन बनाते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहला चीज़, वी हैव 2 मेटालिक कंटेनर्स विच आर इन द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर डीज ना। डी के शेप में होते हैं 2 मेटालिक कंटेनर। ध्यान से समझो, डी मालूम है ना, ABCD वाला है ना, बचपन में देखा था वही ABCD वाला डी। और ये हॉलो कंटेनर्स होते हैं। हॉलो कंटेनर्स मतलब कैसे इमेजिन करोगे? समझ लो पिज़्ज़ा का बॉक्स होता है ना, या जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, सेमी सर्कुलर पिज़्ज़ा का बॉक्स। अगर मैं पूरे पिज़्ज़ा के बॉक्स को बीच में से कट करूँ तो क्या बचेगा? एक डी शेप बचेगा ना। ऐसे इसको ऐसे समझ लो, बीच में खाली जगह है, दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया है। तो इसको हम लोग नाम देंगे D1, पहला वाला D, और इसको हम लोग नाम देंगे D2। ठीक है, 2 डीज है ना। So it consists of 2 metallic semicircular Ds, first thing, okay, ऐसे 2 मेटालिक सेमी सर्कुलर डीज होते हैं, और ये दोनों डीज के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और ये जो दोनों डीज हैं, ये दोनों डीज हम लोग कनेक्ट करते हैं टू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं दोनों डीज को। ये है मेरा D1 और ये है मेरा D2। तो कंस्ट्रक्शन में पहला चीज़ क्या है?
पहला चीज़ है दो सेमी सर्कुलर मेटालिक कंटेनर्स, ठीक है, कैसे शेप के, डी के शेप के। सेमी सर्कुलर बोल दिया तो उससे ही समझ में आ जाना चाहिए। सो वी हैव टू सेमी सर्कुलर मेटालिक कंटेनर्स विच आर हॉलो। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन में मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ये मेरा जो सेटअप है ये इस एक कंटेनर में रखा हुआ है, ऐसे एक सेटअप है। तो इस पूरे कंटेनर में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। यानी जैसे मेरा जो ये डी है, सपोज कर लो ये डी अगर मैंने ऐसे रखा है, ये मेरा पहला डी और ये दूसरा डी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। अब देखो इस सेमी सर्कुलर डी के बीच में एक होता है आयन सोर्स या चार्ज पार्टिकल का सोर्स। ये ऐसा सोर्स है जो हमको चार्ज पार्टिकल देगा जिसको हम बाद में एक्सेलरेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमको एक चार्ज पार्टिकल देता है। सपोज कर लेते हैं हमको इसने कोई तो एक चार्ज पार्टिकल दिया। लेट्स कंसीडर द चार्ज पार्टिकल टू बी पॉजिटिव फॉर इंस्टेंस, कि इसने हमको एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिया, लेट दैट बी प्लस क्यू। और ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस फील्ड में आता है या जैसे ही यहाँ से एमिट होता है तो देखो होगा क्या, होगा ये कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जब है तो डी का ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, यानी डी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेट होती है ना। तो मैंने ये बैटरी लगाई है जो ये डी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ की तरफ सेट कर देगा। यानी ये जो बीच वाला रीजन है, ये बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो D1 से लेके D2 की तरफ जा रही है। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज मैं रखूं तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है QE वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी? अगर ये नहीं पता है तो ये तो पता होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाता है चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अब ये चार्ज पार्टिकल चलने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये एक्सेलरेट होगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब तक ये एक्सेलरेट होगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब एक चीज़ समझो, ये एक्सेलरेट होते होते एक टाइम पे डी के अंदर जाएगा ना। देखो दोनों गैप्स हैं, ये गैप है, गैप में से पार्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ गैप में और फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया एक तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड उसको इस तरफ एक्सेलरेट करता, बस इतना ही डिफरेंस। तो पॉजिटिव चार्ज निकला डी के बीच में और निकलते ही ये फील्ड से एक्सेलरेट हो गया, फील्ड ने इसको इस तरफ फोर्स लगाया। तो अब एक्सेलरेट हुआ तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। जैसे ही ये डी के अंदर जाएगा, ध्यान से समझना अभी क्या होने वाला है, जैसे ये डी के अंदर जाएगा, ये डी एक मेटालिक कंटेनर है। डी मतलब ये जो सेमी सर्कुलर कंटेनर है, ये सेमी सर्कुलर कंटेनर एक मेटालिक कंटेनर है। और मेटालिक कंटेनर का स्पेशलिटी होता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है डाई इलेक्ट्रिक से कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। ये हमने पढ़ रखा है इनसाइड मेटल्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुमको दे देता हूँ। लिफ्ट में नेटवर्क नहीं मिलता है। अब सोचो, लिफ्ट एक मेटालिक कंटेनर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है। जो कंप्लीटली क्लोज लिफ्ट्स होती हैं वो मेटालिक कंटेनर बन जाती हैं इसी तरीके से और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अंदर रीच नहीं कर पाता है, तो इसलिए अंदर सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है। अब तुमको हिट हो गया होगा या क्लिक हो गया होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। चलो, तो हमने क्या किया, देखो बेसिक पहले समझ लो। हुआ क्या, हुआ ये कि इस सोर्स से एक पॉजिटिव चार्ज निकला। इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड ने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये चार्ज एक्सेलरेट हुआ, कुछ वेलोसिटी इस चार्ज को मिली और जैसे ये डी के अंदर गया अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ख़त्म, क्योंकि डी के अंदर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अब जैसे ही ये डी के अंदर जाएगा अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है, सपोज जैसे ये Q है और ये कुछ वेलोसिटी v से परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर कर रहा है, फील्ड अंदर है और पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है,
तो इस केस में जो ये मोशन करता है वो होता है सर्कुलर मोशन। ये चीज़ हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ी है, सॉरी नॉट सेकेंड एंड थर्ड, जब भी हमने मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट किया था, 5वां 6वां लेक्चर होगा वहाँ देखना। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, वेयरएज पैरेलल एंटर करता है तो कुछ भी मोशन नहीं, वो स्ट्रेट लाइन चला जाता है। एंड वेयरएज जब किसी रैंडम एंगल पे एंटर करता है तो हेलिकल मोशन करता है। तो ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं डिटेल में। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में देखो कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है ना, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, एक सर्कुलर मोशन। तो ये यहाँ आता है और एक सर्कुलर मोशन करता है। अब जैसे ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करने के बाद डी के बाहर आएगा ना, अब डी के बाहर आया तो तुरंत ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब अवेलेबल हो गई है, क्योंकि डी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दो गैप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गैप्स में जैसे ही ये पार्टिकल आएगा बाहर, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। अब सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में है तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर भेज देगी। अगर फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो चार्ज अभी भी पॉजिटिव है तो इसको फिर से अंदर भेज देगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं मालूम है, हमने यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स का स्पेशलिटी होता है कि इसका साइकिल होता है, इसका वोल्टेज का साइकिल होता है। पहले साइकिल में अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो अगर यहाँ पहले पॉजिटिव था और नेगेटिव था तो अगले साइकिल में यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से साइक्लोट्रॉन काम करता है। अब जैसे ही ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो गई, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, समझा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, इस वाले डी की तरफ। और जैसे इस वाले डी की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, और अब ये जब इस फील्ड में एंटर करेगा D1 में, तो अब ये ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा। और ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ। किसी मैग्नेटिक फील्ड B में जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो जो वो सर्कुलर मोशन करता है उसका रेडियस होता है mv/qb। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने बोला था तुमको टैटू करवा लेना अगर करवा सकते हो तो। सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज mv/qb। क्लियरली देखो, मास ऑफ द पार्टिकल तो चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, स्पीड बढ़ गई ना, एक्सेलरेट हुआ ना, अभी ये एक्सेलरेट हुआ तो स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ी तो अब ये ज़्यादा स्पीड से एंटर कर रहा है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो अब इस वाले डी में ये इस वाले डी के कंपैरिजन से बड़ा रेडियस बनाएगा, तो ये बड़ा रेडियस बनाता है और फिर बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है फिर से ये फील्ड क्या कर लेती है, अपना डायरेक्शन रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइकिल्स चल रहे हैं ना। और फिर से ये, अच्छा इसके पहले यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, ये याद रखना है, आई एम वेरी सॉरी। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुरंत ये, सॉरी, जैसे ही ये बाहर आता है तब तक फील्ड अपना डायरेक्शन रिवर्स कर चुकी होती है। तो अब फील्ड इसको वापस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती है यहाँ एक्सेलरेशन से, फिर ये बड़ा सर्कल बनाता है। और ये चीज़ तब तक चलती है जब तक ये मैक्सिमम रेडियस का सर्कल नहीं बना लेता। ये यहाँ कहीं से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये एग्जिट, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर, समझा। तो देखो इसने किया क्या, पहले निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड में गया, मैग्नेटिक फील्ड ने सर्कुलर मोशन दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने बड़ा सर्कल बनाया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने बड़ा सर्कल बनाया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने बड़ा सर्कल बनाया। और ये चीज़ चलती गई तब तक जब तक कि इसके पाथ का जो रेडियस है वो क्या ना इससे इस सेमी सर्कल के रेडियस के इक्वल नहीं हो गया। देखो ना फाइनली हुआ क्या, ये जब सेमी सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गया तब बाहर निकल गया। अरे अब उससे ज़्यादा रेडियस बढ़ सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? गर्मी बहुत हो रही है, बताओ। इससे ज़्यादा रेडियस बढ़ ही नहीं सकता ना, बढ़ के कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम इसके सरकमफेरेंस तक पहुँच जाएगा या पेरीफेरी तक पहुँच जाएगा। तो मैक्सिमम रेडियस जिससे ये निकलता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द डी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ एग्जिट, आर एग्जिट। यस बोलो। तो आर एग्जिट का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला देखूँ, हमको मालूम है रेडियस है mv/qb, ये फॉर्मूला है।
तो यहाँ से हम लोग v का फॉर्मूला निकालें तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा QBr अपॉन m। इज़ दैट करेक्ट? तो अगर मेरे को कोई पूछे कि ये चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से कितने स्पीड से बाहर आया, तो इसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ एग्जिट या स्पीड ऑफ एग्जिट। ये हो जाएगा q टाइम्स b टाइम्स रेडियस ऑफ एग्जिट अपॉन m। बोलो ये सही है या नहीं? अरे QBr बाई m है ना, बस r की जगह रेडियस ऑफ एग्जिट डाल दिया है, ठीक है। सो दिस इज रेडियस ऑफ एग्जिट बाई m। और मेरे को अगर कोई पूछता है, ठीक है ये चीज़ हो गई, और मेरे को कोई पूछता है कि कितने काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, है ना। कौन सा v लेंगे, एग्जिट का v लेंगे, जितने स्पीड से बाहर आया वही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट है ना यही। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा इक्वल टू हाफ m v एग्जिट का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r एग्जिट का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। बोलो समझा? अरे बस इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं। m से m स्क्वायर कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट दिस इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r एग्जिट स्क्वायर अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विथ विच अ चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। इस काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल निकलता है फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। अब इसी चार्ज पार्टिकल का किसी ने तुमको टाइम पीरियड पूछ दिया, तो टाइम पीरियड अगर तुमको याद हो, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी किसी ने पूछ दिया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qb अपॉन 2πm, ठीक है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो अभी भी वही रहेगा, बस रेडियस ऑफ स्पीड ऑफ एग्जिट अलग आएगा कुछ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट अलग आएगा कुछ। ये दो नए फॉर्मूलास तुमको इसमें करने होते हैं। ये ज़रा नोट डाउन कर लो, डायग्राम बना लो, फिर इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट तुमको नोट्स में मिल जाएगा। मैंने नोट्स जो अपलोड किया उसमें मिल जाएगा तुमको, सो डोंट वरी। या कंस्ट्रक्शन पार्ट तुमको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, तो परेशान मत हो। कंस्ट्रक्शन में यही आएगा तुम्हारे कि दो सेमी सर्कुलर डीज हैं, दोनों को हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है। अच्छा, और एक चीज़ देख लो, ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है इसको हम कैसे ऐसे सेट कर पाते हैं कि जब ये पार्टिकल बाहर निकले तब तक फील्ड अपना डायरेक्शन स्विच कर चुकी हो। ये कैसे हम कर पाते हैं, तो हमको फ्रीक्वेंसी पता है ना। देखो, जैसे ही हम अपना चार्ज पार्टिकल लेते हैं, ध्यान दो, जैसे ही हम अपना चार्ज पार्टिकल लेते हैं, सपोज मैंने चार्ज पार्टिकल लिया जिसका चार्ज है Q, और उसको मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो है B, और ऐसा चार्ज है जिसका मास है M। तो मेरे को ये तीन चीज़ें अगर पता हो चार्ज पार्टिकल की, तो मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकता हूँ ना। और एक बार फ्रीक्वेंसी मिली तो यही फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ लगानी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी इस सर्कल की है वही फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए। तभी तो जब ये एक सर्कल करे तब ये 2 बार स्विच करे। तो देखो, आधे सर्कल में 1 बार स्विच करेगा, अगले आधे सर्कल में अगले बार स्विच करेगा, अगले आधे सर्कल में एक और बार स्विच करेगा। यानी एक सर्कल का फ्रीक्वेंसी इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाना चाहिए। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है यूजुअली, दिस फ्रीक्वेंसी मैं तुमको बता देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। इट इज़ f इज़ नियरली 10⁻⁶ हर्ट्ज़ और 10⁻⁷ हर्ट्ज़, यानी ये मेगाहर्ट्ज़ के रेंज में होती है, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ या कभी कभी 100 मेगाहर्ट्ज़ के रेंज में भी होती है ये फ्रीक्वेंसी। तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे हमको साइक्लोट्रॉन यूज़ करना होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1 सेकेंड में 10⁻⁷ टाइम्स अपना पोलैरिटी चेंज करेगी, यानी ये 10⁻⁷ टाइम्स सर्कल में घूमेगा, अलग 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 अलग, समझा, 1 सेकेंड में। सो इट्स दैट फास्ट। और देखो, एक बात याद रखना, अगर तुमको किसी ने पूछा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ कहाँ रहा है, वो एक्सेलरेट हो कहाँ रहा है, एक्सेलरेट दोनों में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एक्सेलरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से भी एक्सेलरेट हो रहा है। बस फ़र्क इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन उसका स्पीड बढ़ा रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा है, बिटवीन द डीज, इस गैप वाले पार्ट में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बात निकाल अपने दिमाग में बिठा लो। डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा है। डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेलरेशन काम कर रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड का स्पेशलिटी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन देता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमा सकता है या तो हेलिकल मोशन में घुमा सकता है,
बट किसी भी केस में मैग्नेटिक फील्ड स्पीड से कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज करता चार्ज पार्टिकल का, ये बात याद कर लो। याद कर लो मतलब समझ लो ये बात ना। अरे तुम देखो, तुम्हारा जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है ना। अगर इससे तुम वर्क डन निकालोगे तो v इंटू वी या डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, ये जो फोर्स होता है, सुनो ऐसे समझ लो, ये जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला है ना क्यू वी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी का रिजल्ट ए को भी परपेंडिकुलर होता है और बी को भी परपेंडिकुलर होता है। ये तो मालूम है ना। ये जो एफ होगा ये वी को भी परपेंडिकुलर होगा और बी को भी परपेंडिकुलर होगा। इसकी वजह से ये ना तो बी को चेंज करेगा ना तो बी को चेंज करेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट कहाँ कहाँ हो रहा है? सिर्फ ये बिटवीन द डी एक्सेलरेट हो रहा है सो दैट इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, और अंदर डी के ये एक्सेलरेट हो रहा है सो दैट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो अंदर जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और बिटवीन द डी जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। कॉन्सेप्ट ये पकड़ के चलना। क्वेश्चंस जो होते हैं ना यहाँ से ऐसे छोटे मोटे पकड़ के पूछ देगा तो अटक जाओगे। सीबीएसई में 18 एमसीक्यूज होते हैं तुमको बोर्ड्स में, तो वहाँ परेशान हो जाओगे। स्टेट बोर्ड में 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं इनको तुम बाय हार्ट नहीं कर सकते, ये तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है ना। तो उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डी के बीच में ही ये एक्सेलरेट होगा लीनियरली और डी के अंदर ये सर्कुलर मोशन करेगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। चलो ये नोट डाउन कर लो साइक्लोट्रॉन का वर्किंग। फिर हम लोग थोड़ा इसका लिमिटेशंस और एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब देखते हैं, लिमिटेशंस ही देखना बाकी रह गया। लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर ये साइक्लोट्रॉन का पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, नोट डाउन करो ये। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। देखो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं एज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। क्या है लिमिटेशंस? लेट्स अंडरस्टैंड, पे अटेंशन। देखो ये सब जो हमने पढ़ा ना इसी के बेसिस पे लिमिटेशंस डिसाइड होता है। जैसे फर्स्ट थिंग कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये तो बहुत बेसिक सा हो गया क्योंकि इसके नाम में ही हमने लिखा है कि ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही काम करता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, ये एक लिमिटेशन हो गया। सेकेंड लिमिटेशन इज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा है। तो हमको मालूम है जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो होगा E टाइम्स ई। यस और नो? Q टाइम्स ई होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी E टाइम्स ई, यानी एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा E टाइम्स ई अपॉन M। यानी M बहुत छोटा है तो A बहुत ज़्यादा होगा। समझा क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेट करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत हाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक लिमिट से एक्सीड होने लगता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बोलता है दैट द मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टाइन ने बोला कि जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करने लगता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, तो कोई पार्टिकल अगर 3 × 10⁸ के आसपास मूव करे, जैसे 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करने लगे कोई पार्टिकल, 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करने लगे कोई पार्टिकल, तब जो उसका मास होता है वो रेस्ट मास से ज़्यादा हो जाता है। इसको समझ लो ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये V और C का रेशो जो है वो नियरली अगर 1 के आसपास होने लगे, या ऐसे समझ लो कि V स्क्वायर और C स्क्वायर नियरली क्या होने लगे? सेम होने लगे। तो जब ये दोनों सेम होने लगेंगे तो ये रेशो में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होकर ये नंबर लेस दैन 1 आ जाएगा। और जब ये नंबर लेस दैन 1 आएगा तो किसी भी रेशो का डिनोमिनेटर अगर लेस दैन 1 होता है तो उसका जो आंसर होता है फ्रैक्शन का वो ग्रेटर दैन न्यूमरेटर आ जाता है। अरे ऐसे समझो, मैं 1/0.5 करूँ तो इसका आंसर 2 आता है। बेसिक मैथ्स
1/0.5 2 आता है ना, तो देखो डिनोमिनेटर 1 से छोटा था तो आंसर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, समझा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर 1 से छोटा आएगा तो m का जो वैल्यू आएगा वो m0 से ज़्यादा आएगा। यानी बोलने का मीनिंग ये है, सिंपल सा बात, कि जब इलेक्ट्रॉन को हम हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ने लगता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा, हमको मालूम है जो रेडियस होता है वो होता है mv/qb। कौन सा रेडियस? ये इसमें जो घूम रहा है उसका रेडियस। तो देखो रेडियस मास पे भी डिपेंडेंट है। अब तक हम लोग देख रहे थे कि मास कांस्टेंट था, बट सिंस मास इज गोइंग टू इंक्रीज तो रेडियस भी चेंज हो जाएगा, और अगर मास बढ़ा तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ने की वजह से अगर रेडियस अचानक से बढ़ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाएगी, तो इलेक्ट्रॉन अपना पाथ लूज कर देगा। अरे देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है हम कैसे सेट कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन का मास पकड़ के सेट कर रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी है qb/2πm, राइट। तो ये मास फिक्स पकड़ के हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है इस एसी जनरेटर की। अब ये मास ही चेंज हो जाएगा तो सर्कल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? ये तो एक डिवाइस है जिसका फ्रीक्वेंसी तुमने सेट किया है। तुम बीच एक्सपेरिमेंट में थोड़ी उसको रोक के उसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करोगे, ये तो तुम देख भी नहीं पाओगे, इतना फास्ट होगा। मैंने बोला ना 1 सेकंड में 10⁻⁷ टाइम्स, तो ये तो तुम देख भी नहीं पाओगे कि कब हुआ ये। तो कहीं बीच में ये सर्कल अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल का फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस, और जिसके वजह से क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। तो हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तब इलेक्ट्रिक फील्ड सूटेबल ना हो इसको एक्सेलरेट करने के लिए, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दे। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन अपना पाथ क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सेम रीज़न होता है फॉर विच या ड्यू टू विच अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन नॉट ऑल्सो बी एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड्स। मतलब थर्ड इज इट कैन नॉट एक्सेलरेट particles to very high speeds। बहुत हाई स्पीड पे भी नहीं एक्सेलरेट कर सकता ये, या बोल सकते हो बहुत हाई स्पीड भी नहीं दे सकता है। क्यों हाई स्पीड नहीं दे सकता है? सेम रीज़न, अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भी हाई स्पीड देगा तो उसका भी मास बढ़ने लगेगा, यानी उसकी भी सर्कल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यानी वो भी अपना जो सर्कुलर पाथ है वो छोड़ सकता है बीच में। तो पूरा ही नहीं होगा तो बाहर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एडवांटेजेस हमने देखे कि इससे हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अच्छा, यूज़ कहाँ करोगे ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल? एक्सेलरेट तो कर लिया, अब क्या छोड़ दोगे कि जाओ भाई उड़ जाओ हवा में? नहीं, इसका यूज़ करना है, इसीलिए तो एक्सेलरेट किया ना, वरना एक्सेलरेट करते ही क्यों? इसका यूज़ होता है जब हमको किसी क्रिस्टल का स्टडी करना होता है, किसी न्यूक्लियस का स्टडी करना होता है, तो वहाँ पे हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हिट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कराना होता है तो वगैरह वगैरह चीज़ें। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूट्रॉन से भी स्टार्ट होता है, प्रोटॉन से भी स्टार्ट होता है। तो न्यूट्रॉन तो यहाँ पे नहीं कर सकते एक्सेलरेट हम लोग, बट कभी कभी प्रोटॉन एक्सेलरेटेड चाहिए। अगर हमको हाई एनर्जी का प्रोटॉन चाहिए तो हाई एनर्जी का प्रोटॉन हम यहाँ से भेज सकते हैं, समझा। तो यहाँ से प्रोटॉन को हाई एनर्जी पे ये एक्सेलरेट करके भेजता है और प्रोटॉन जहाँ जाके चाहिए वहाँ जाके हिट कर सकता है। तो यूजुअली इसमें प्रोटॉन तो नहीं, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा एक्सेलरेट किए जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास सिग्निफिकेंटली थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से उस पर एक्सेलरेशन सिग्निफिकेंटली कम होता है, जिसकी वजह से उस पर रिलेटिविस्टिक मास का इफेक्ट नहीं आता है। हाँ सर, ज़्यादा दिमाग चल रहा है, सर दुख रहा है, टेंशन मत लो, बस इतना ही पढ़ना है। ये कुछ छोटे छोटे लिमिटेशंस पता होने चाहिए, और ये साइक्लोट्रॉन का पूरा पार्ट होता है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साइक्लोट्रॉन ख़त्म होता है, और यहाँ अपना मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर भी ख़त्म होता है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। तो तुमको अगर कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है, तो बिंदास कमेंट में पूछो। और थोड़ा लेक्चर अपलोड होने में टाइम हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड। पिछला लेक्चर काफ़ी टाइम पहले आया था, आई गेस 7-8 दिन हो गए, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा समर वेकेशन चालू है, तो नॉन स्टॉप मेरे को भी बहुत वर्कलोड है लेक्चर्स का। तो आई जस्ट कम बैक ऑन ट्रैक वेरी सून, डोंट वरी। तो मैं और लेक्चर्स नॉन स्टॉप अपलोड ही करूँगा। ठीक है, चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।